हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोड्यूस अ बेबी थ्रू आईवीएफ? कितना टाइम लगता है एक बेबी को प्रोड्यूस करने में आईवीएफ की प्रोसीजर से? ओके, सो आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिन हम्म। लोगों को नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हो रहा है, आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स दे आर नॉट एबल टू कंसीव, दीज पेशेंट्स आर कॉल्ड इनफर्टाइल पेशेंट्स। और उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ही आईवीएफ रेकमेंड करते हैं, सब लोग को नहीं रेकमेंड करते हैं। तो जिन लोगों को आईवीएफ रेकमेंड करते हैं उनका 1 month यूजुअली हम लोग को इन्वेस्टिगेशंस करने में निकल जाता है, जस्ट टू फिगर आउट कि इन्हें किस तरह का हमें प्रोटोकॉल देना है, इनके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। और पीरियड के सेकेंड डे से हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और एक बार मेडिसिन शुरू करने के बाद, यूजुअली इंजेक्टेबल्स ही होते हैं, आफ्टर से 12 to 14 days के बाद हम लेडी के अंदर से एग्स रिट्रीवल करते हैं। फिर उन एग्स को हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके आफ्टर 3 to 5 days वापस यूट्रस के अंदर री इम्प्लांट करते हैं। एंड उसके बाद अनदर 15 days के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट ने कंसीव किया कि नहीं किया। जो कंसेप्शन रेट है आईवीएफ के बाद, दैट इज अराउंड 45 to 50% इन बेस्ट केयर। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम अप्लाइज इन इंडिया ऑल्सो। और अगर वो कंसीव कर जाते हैं तो फिर 9 महीने के बाद भी उनका बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो जो लकीस्ट पर्सन है, दे कैन हैव अ चाइल्ड बाय आईवीएफ से इन 10 to 11 months। ओके डॉक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन फर्टिलिटी इन आईवीएफ? कोविड जो हुआ इसका क्या इफेक्ट है फर्टिलिटी और आईवीएफ पे? ओके, सो कोविड का एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं है इन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ पे। कोविड की वजह से जो पेशेंट्स हैं वो क्योंकि हॉस्पिटल्स बंद हो गए, इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो गई, तो जिन लोगों को आईवीएफ की साइकिल्स प्लान थी उनको थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ था कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स तो एक कोविड टेस्ट करा के जिनके नेगेटिव थे उनके आईवीएफ प्रोसीजर चल रहे हैं। सो कोविड का एज सच इनफर्टिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं है और प्रोसीजर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ वे में अभी फिर से चालू है, दिस नो प्रॉब्लम। So what are your opinions on that? Why is the India being hub of the IVF treatment? India IVF treatment का hub क्यों बनता जा रहा है? India is more hub of surrogacy treatment. Surrogacy means suppose you are using someone else uterus. जैसे कि आपने सुना होगा शाहरुख खान का तीसरा बेटा हो गया, और भी अभी बहुत सारे स्टार्स के जो आईवीएफ के थ्रू बच्चे हो रहे हैं, वो अपने बेबी को, यानी जो एग्स होते हैं वो कपल के होते हैं, स्पर्म्स जो है वो पार्ट उनके कपल में से होते हैं। पर जब बेबी बन जाता है तो वो एक यूट्रस किसी एक लेडी को हायर करते हैं जो सैरोगेट मदर होती है, और उसके यूट्रस में उसको इम्प्लांट करते हैं, तो बेबी 9 months तक उस यूट्रस में ग्रो करता है। और यूजली दे कंपनसेट दैट पेशेंट इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, मनी और वट एवर। क्योंकि सिंस हमारा कंट्री एक बहुत पुअर कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं जो कि दो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, सैरोगेट बन के, सैरोगेट मदर बन के, और उनको भी थोड़ा सा आई थिंक फायदा हो जाता है मनी वाइज। तो दैट इज द रीजन इंडिया इज हब। बट नाउ अभी एक रिसेंटली बिल्कुल नया लॉ आया है विच हैज implemented from 25th of January this year only, a week back, जिसके थ्रू सैरोगेसी में भी बहुत सारा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि सैरोगेट जो वही लोग सैरोगेट बने वंस इन अ लाइफ, और उसके पीछे पूरा एक बहुत सारे इंडिकेशंस है कि उन्हीं इंडिकेशंस में आप सैरोगेट को हायर कर सकते हो। आप सिर्फ कोई मेडिकल कंडीशन होगी आपके अंदर ऐसी कि आप बेबी नहीं कर रहे, देन ओनली यू कैन हायर सैरोगेट। जस्ट कि हमारे पास 2 बच्चे हैं एंड वी कैन अफोर्ड, जैसे कि शाहरुख खान ने किया, दैट वे यू कैन नॉट हायर एन सैरोगेट नाउ इन इंडिया। सो दिस इज अ वेरी न्यू लॉ which has come up on 25th of January, not even a week back, and this is now a law, so everybody has to follow it in our country। और इससे कुछ गरीब महिलाओं के लिए भी ये फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उनके फैमिली वाले फोर्स करते थे कि नहीं, यू हैव टू बी सैरोगेट, आप जाओ सैरोगेट बनो एंड वी वांट मनी। और लेडी को अपने पूरा बॉडी 9 months तक के लिए और लेबर पेन और सब कुछ बियर करना पड़ता था। दैट वेट इज गुड, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे गे कपल्स आते थे, मेल गे कपल्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड टू इंडिया, एंड दे यूज्ड टू टेक एग्स फ्रॉम इंडिया एंड अ सैरोगेट मदर, और वो बेबी को लेकर चले आते थे। तो हमको नहीं मालूम था कि हाउ नाइसली दे आर कीपिंग दोज बच्चा जो यहाँ से ले जा रहे हैं, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं जो भी है। तो दैट वे इट्स अ गुड थिंग। तो फॉरेनर्स के लिए सैरोगेसी बिल्कुल बंद हो गई है इंडिया में। ओनली इंडियन पीपल कैन गो फॉर सैरोगेसी अगर उनके अंदर कोई एक मेडिकल इंडिकेशन है, और वो इंडिकेशन के बाद भी दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स। बट प्रीवियसली एवरीबडी कुड अफोर्ड with some amount, paying some amount of money to surrogate mothers.
डॉक्टर व्हाट आर द रिपरकशंस ऑन मेंटल हेल्थ ड्यू टू आईवीएफ? क्या रिपरकशंस होते हैं आईवीएफ के मेंटल हेल्थ? आईवीएफ वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बेचारे बहुत ट्रॉमेटाइज होते हैं, क्योंकि नंबर वन, हमारे इंडिया में शादी होने का मतलब है बेबी करो। मदर इन लॉ, मदर दे कीप ऑन फोर्सिंग, बच्चा करो बच्चा करो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, तो उनको एक अननोन स्ट्रेस रहता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बेचारा उनको काउंसलिंग करेगा कि 1 साल तक तो ट्राई कर लो, फिर भी अगर वो फोर्स करते हैं तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, और अगर उन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम निकल आती है तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम कंसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो भी एग बन रहा है, जो बेबी बन रहा है, ये सारा हार्मोन डिपेंडेंट प्रोसेस है, और सारे हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो जो नॉर्मल हार्मोन्स निकल रहे हैं वो भी सारे अब नॉर्मल हो जाते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इन लोगों को इतना प्रेशर होता है कि नहीं हमें बेबी करना है, एक साइकिल आपने आईवीएफ की करा लिया, 40 to 45% सक्सेस रेट है, अगर आप उसमें नहीं आए तो उनको बहुत स्ट्रेस होगा कि अरे हम तो कंसीव नहीं कर पाए, हमारे हमारे को बेबी होगा कि नहीं होगा। और मनी भी बहुत इंडिया में, सबकी आप एवरेज सैलरी देख लो, इट्स नॉट दैट मच। आईवीएफ कॉस्ट अराउंड नॉर्मल 1.5-2 लाख तो कॉस्ट करता ही है, तो पेशेंट्स को, और दिस इज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस ऑल्सो, तो इसलिए पेशेंट को बहुत स्ट्रेस होता है। नंबर वन फैमिली प्रेशर, नंबर टू फेयर कि हम बेबी बन कर पाएंगे कि नहीं, और नंबर थ्री उनको मनी का, और नंबर फोर बहुत सारे इंजेक्शन है, दिस लॉट ऑफ ट्रॉमा। अब हॉस्पिटल जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, जाना पड़ता है बार बार, शुरू के 15 डेज यू हैव टू गो, तो वो सब एक स्ट्रेस होता है। छुट्टी मिले ना मिले ऑफिस से, ऑफिस में भी स्ट्रेस झेलो, तो दैट इज द रीजन कि आईवीएफ इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, इनफर्टिलिटी इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, treatment is also stressful because the result is not 100% sure. Is it like कि IVF babies normal babies से more intelligent होते हैं? Is it something like that? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी उनके जीन्स है उनके पेरेंट्स के अंदर से आ रहे हैं, और जैसा नॉर्मल, ऐसा इंटेलिजेंस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, ये देखा गया है कि क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे, सब उनको सप्लीमेंट्स मिलते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो जो डेफिशिएंसीज होती है वो नहीं होती बेबी में, पर इंटेलिजेंस आईक्यू उनका बेटर होगा ऐसा कहीं भी नहीं। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Thank you, doctor, for clearing out this. So, doctor, how is sperm retrieval done during IVF? कैसे होता है ये? स्पर्म रिट्रीवल तो सबसे इजी होता है। स्पर्म, Okay. जस्ट हस्बैंड हैज टू गो एंड गिव हिज स्पर्म, और उसका जो सीमन होता है उसमें से वॉश करके जो बेस्ट स्पर्म्स दिखते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनको चूज करे। वी जस्ट नीड, suppose we got 10 oocytes, we need only 10 sperms, and per ejaculate minimum we get around 15 to 20 million sperms, so out of those it's very easy to get sperms। but अगर किसी वजह से हस्बैंड के sperms नहीं है, वो इजेकुलेट कर रहे हैं उसमें स्पर्म्स नहीं है, तो उन कंडीशंस में कभी कभी टेस्टिस के अंदर से इंजेक्शन लगा के स्पर्म्स निकालने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में वी नीड हेल्प ऑफ एन एंड्रियोलॉजिस्ट, जो कि आईवीएफ के दिन ही स्पर्म्स निकाल के, एंड्रियोलॉजिस्ट जो होता है निकाल के देता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, और वो फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। तो ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है एग रिट्रीवल, व्हिच इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया थ्रू वेजाइना, थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, बट स्पर्म तो यूजुअली हस्बैंड जो है दे कैन जस्ट गो एंड गिव इट। Okay. Okay. So, doctor, can the process of IVF be used for twins? Yes. See, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी जो नया लॉ है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन पुट अप टू 3 एम्ब्रियोज। तो सपोज आईवीएफ में आपने 3 एम्ब्रियो बने, 3 एम्ब्रियो क्या, छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं, वो तीनों एम्ब्रियो को आपने इम्प्लांट किया यूट्रस में, 1 होगा तो 1 होगा, 2 होंगे तो ट्विंस होंगे, 3 होंगे तो ट्रिपलेट्स होंगे, तो ट्विंस का रेट बहुत ज्यादा होता है आईवीएफ में, क्योंकि अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो ट्विंस इम्प्लांट हो जाते हैं। What is IVF success rate by age? By age के हिसाब से क्या सक्सेस रेट होती है IVF की? Definitely, younger the patient, more healthy eggs are। 35 के बाद में एग्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, 38 के बाद में और खराब होती है, 40 के बाद में कंसेप्शन रेट वूसाइट का और एक नॉर्मल एम्ब्रियो बने वो चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सपोज एक यंग पेशेंट है, उसके हमारे पास एक एग है और वो फर्टिलाइज होकर एक बेबी बना रहा है, वही चांस अगर एल्डरली पेशेंट होगी तो 4 oocytes हमें चाहिए टू फॉर्म one good embryo। So with age the success rates goes down because there is aging inside oocyte also। उसका एक जो सेल होती है oocyte होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी, उसका न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, सब पर एज का इफेक्ट होता है। प्लस ओल्ड एज की जो oocytes होती हैं एल्डरली पेशेंट्स की, उसमें जब एम्ब्रियो बनता है तो उनके अंदर कुछ बीमारी होने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम का रिस्क 35 के बाद बहुत ज्यादा होता है, 45 के बाद बहुत ज्यादा, और भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें एज का इफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग हमेशा स्क्रीन कर लेते हैं कि पेशेंट का जो प्रेगनेंसी है ये हेल्दी है। डॉक्टर हेल्प्स इन दैट। Doctor, all this IVF process, like how many days fertility medications are taken while in the IVF procedures? कितने days का fertility Yeah. medication लेना पड़ता है? I told you ना कि usually we start from second day of period, और 8 से 10 दिन तक हम इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद में एग रिट्रीवल करते हैं एंड वी पुट देम बैक। तो यही जो शुरू के 14-15 दिन होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स में पीरियड आने से एक हफ्ता पहले से भी इंजेक्शन देते हैं। तो जो प्रोटोकॉल होता है वो पेशेंट टू पेशेंट और डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज आप सोच लो तो 15 से 20 दिन आप मेडिसिन दोगे, और जब वो कंसीव कर जाएगी तो नॉर्मल कंसेप्शन वाली जो दवाइयां होती हैं जो हर एंटीनेटल पेशेंट खाता है वही पेशेंट खाते हैं। बाकी प्रोटोकॉल्स बाद में सारे सेम होते हैं। अल्ट्रासाउंड कब होगा, मेडिसिन क्या खाना है, विजिट्स क्या होंगे, वो सारे सेम होते हैं। पर थोड़ी सी प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी सपोर्ट ट्रीटमेंट इन लोगों को शुरू के 3 महीने तो दिया ही जाता है।